तो ये 3 चरण की उन्होंने बात करी और इसी 3 चरण की वजह से अनुकरण का जो सिद्धांत है, प्लेटो उसे कहते हैं कि ये अनुकरण का अनुकरण है। और जहां पर प्लेटो ने इसको नकल बताया, अरस्तु इसे पुनरुत्पादन का एक शब्द देते हैं। अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूं कि वो क्यों इसको अनिवार्य बता रहे हैं और पुनरुत्पादन बता रहे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। और ये जो वीडियो के अंदर बीच में थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, ये आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और अगर आज मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ तो वीडियो फिर ये एक हफ्ते तक मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, तो वीडियो बनाने में और ज़्यादा लेट हो जाएगा और आपका जो सिलेबस है वो पीछे रह जाएगा, कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। माइक को मैंने सेट कर दिया है, जब मैं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ इस नॉइस से ज़्यादा ही होगी और आपको दिख ही रहा होगा, तो उतनी परेशानी मेरे ख्याल से नहीं आएगी आपको। तो अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें आप लोग समझोगे अनुकरण का सिद्धांत। तो अनुकरण का सिद्धांत आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा प्लेटो को, उसके बाद हम आएंगे अरस्तु पर। तो अनुकरण के सिद्धांत को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सिद्धांत दिया किस लिए गया है। अनुकरण का सिद्धांत इन लोगों ने इस सेंस में दिया है कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि ये लोग काव्य को किस तरीके से लिखा जाए, इसके ऊपर बात होती है। तो कविताएं कैसे करें, उसके अंदर जो कविताएं ये लोग लिखते हैं जब, तो कहीं ना कहीं से वो चीजें देख करके लिखी जाती है, वो विषय वस्तु कहीं ना कहीं से लिया जाता है। वो कहाँ से आता है विषय वस्तु, या जो भी चीजें वो लिखते हैं वो विषय वस्तु, तो उसी विषय वस्तु को जब ये लोग आकृति देते हैं, तो उसी को जब वो ग्रहण करते हैं तो उसे अनुकरण के हिसाब से इन लोगों ने बताया। प्लेटो जो अनुकरण को है वो नकल की नकल बताते हैं। प्लेटो एक प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, जिनका ये मानना था कि विचार ही परम सत्य होता है। ये आइडियलिस्ट थे। तो इनके हिसाब से वो जो कवि जो है या राइटर जो है, जो भी उस चीजों को लिखता है, वो एक तरीके से बाहरी दुनिया से चीजों को देख करके उसकी नकल करता है और फिर जाकर के उसको एक काव्य का रूप देता है। तो इसके लिए अरस्तु ने 3 चीज बताया कि सबसे पहले जो ईश्वर के द्वारा जो चीज बनाई गई है वो क्या है, सत्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रत्ययवादी थे, आइडियलिस्ट थे, जो कि विचार को ही परम सत्य मानते हैं। तो जो चीजें सबसे पहले वस्तु में या जगत में आने से पहले सत्य रूप में होती है हमारे विचारों में, जैसा कि ईश्वर ने उस चीज को बनाया है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। और उसी विचार को जो कि ईश्वर ने बनाया था, उसको जब दृश्यमान बनाते हैं, यानी कि इस बोर्ड का एक विचार है, उसको जब दृश्यमान बना दिया गया, इस तरीके से बोर्ड के रूप में आ गया, तो ये हो गया उसका दूसरा चरण कि वस्तु क्या है, दृश्यमान हो चुकी है विचार से। और जो तीसरा चरण होता है, वो तीसरा चरण कौन सा है कि जब कोई कवि इस बोर्ड को देख करके इसके ऊपर कोई कविता लिख दे, इसे शब्दों के माध्यम से इस बोर्ड को इंगित करे अपनी कविता के अंदर, तो वो हो जाता है तीसरा चरण। तो वो तीसरा चरण है। तो इसी चीज को प्लेटो बताते हैं कि पहला क्या है, परम सत्य। दूसरी चीज आभास, यानी कि ये जो बोर्ड का विचार था हमारे मन में, इसको जब इस बोर्ड में ढाला गया, बनाया गया, तो उसे जैसा लगा कि एक व्हाइट बोर्ड किस तरीके का होता है, यानी कि आभास, वस्तु जगत का आभास। पहले तो वो विचार मन में था, फिर उन्होंने सोचा कि ये जो वस्तु है वो इस तरीके की होगी, तो इसे इस रूप में उन्होंने ढाल दिया। इसलिए वो कहते हैं आभास वस्तु जगत, कि जैसा उसे लगा कि एक व्हाइट बोर्ड इसी तरीके का होता है। ये व्हाइट बोर्ड ये जो व्हाइट बोर्ड था, ये और बड़ा भी हो सकता था, छोटा भी हो सकता था, किसी और साइज का भी हो सकता था, पर जिसने इसे बनाया उसको जैसा लगा कि व्हाइट बोर्ड का जो विचार है उसके मन में जो था कि इस तरीके का होता है, तो उसने इसे इस तरीके का बना दिया। तो इसलिए कहते हैं कि वस्तु का आभास। और तीसरी चीज है इसी वस्तु जगत का प्रतिबिंब, यानी कि इसी बोर्ड को जो प्रतिबिंब है वो कला जगत में उतार दिया। कला जगत यानी जो भी हम कविताएं वगैरह लिखते हैं उसमें उसको ढाल देना। तो ये 3 चरण की उन्होंने बात करी, और इसी 3 चरण की वजह से अनुकरण का जो सिद्धांत है, प्लेटो उसे कहते हैं कि ये अनुकरण का अनुकरण है। यानी कि पहला जो चीज सत्य थी उसका इन्होंने अनुकरण किया, उसमें से देखकर इसको निर्माण किया, फिर इस आभास वाली जो जगह थी, यानी दूसरी पे जो वस्तु जो उन्होंने बनाई, उसको देख करके ये लोग तीसरी स्टेज पे पहुंचते हैं, जो कि है कविता या कला का। तो
अनुकरण का अनुकरण, इसलिए प्लेटो कहते हैं कि ये जो अनुकरण करना है ये एक तरीके से मिथ्या है। अनुकरण करके जो भी कला की रचना करते हैं वो मिथ्या है। इसलिए प्लेटो कला को बहुत ही निम्न स्तर का मानते हैं और इसको कोई भी जगह वो नहीं देते। इसकी कोई भी एक तरीके से इसके प्लेटो के मन में कला के लिए सम्मान की स्थिति नहीं है, क्योंकि वो सत्य से बहुत दूर है और जो चीज सत्य से बहुत दूर है वो न किसी का कल्याण कर सकती है, ना किसी व्यक्ति का कल्याण करेगी और ना ही किसी राज्य का। प्लेटो एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझाते हैं। वो एक पलंग का एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कोई पलंग है, उसे बनाने से पहले वो एक विचार में था। जैसे मैंने आपको बोर्ड का एग्जाम्पल दिया, वो पलंग का एग्जाम्पल देते हैं कि पलंग बनने से पहले वो पहले किसी के मन में विचार था, फिर उसे वो पलंग जैसा लगा, उसने उसको उस वस्तु जगत के हिसाब से उसे ढाल दिया। अब उस वस्तु जगत में वो जो पलंग आ गया, उसको देख करके कवि ने क्या करा, अब उसको देख करके कविताएं लिखी, उसको शब्दों के माध्यम से उसको प्रतिबिंबित किया, उसको चिन्हित किया अपनी शब्दों के माध्यम से। तो वो हो गया उसका तीसरा चरण। तो प्लेटो यहीं पर ही कहते हैं कि वस्तु जो सबसे पहले थी विचार के रूप में, और फिर आभास में आई, फिर तीसरे में आई, तो वो कहते हैं तीनों के अंदर जो वो पलंग है वो अलग अलग स्थिति में होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि सत्य से जो चीज है, जो सत्य थी पहले, वो बहुत दूर चली जाती है। इसलिए वो कहते हैं कला जो है नकल की नकल है, छाया की छाया है। समझ पा रहे होंगे आप इस चीज को। अतः वो क्या है, मिथ्या है। और निष्कर्ष निकालते हैं कि जो चीज मिथ्या है, असत्य है, नकल की नकल है, ऐसी कला से किसी का कल्याण नहीं हो सकता, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे समाज हो। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि कविताएं जो है किसी काम की नहीं है, इसे समाज से निकाल देना चाहिए। परंतु अब आते हैं हमारे अरस्तु, जहां पर यह सिद्धांत खत्म होता है, अरस्तु वहीं से सिद्धांत को उठा करके आगे की ओर बढ़ाते हैं। अरस्तु इनके जितने भी सिद्धांत है जिन्होंने इसे मना करा कि ये क्या है, असत्य है, उसे इन्होंने काटा। ये जो नकल की नकल बताते हैं, इस चीज को अरस्तु नहीं मानते, इसको और आगे बढ़ा करके लेकर के जाते हैं। और किस तरीके से इनका जो सिद्धांत था प्लेटो का, इसे बिल्कुल पलट देते हैं, ये आपको कुछ मिनटों में पता चल जाएगा। बोर्ड पे आपको कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा हो, इस पे आपको कुछ देख के डरना नहीं है, मैंने सिर्फ अपने लिए लिख रखा है कोड वर्ड्स में। आप बस मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। अरस्तु ने कला निरूपण को एक अनिवार्य उत्पादन सिद्ध किया कि ये जो समाज के लिए बहुत जरूरी है, अरस्तु ने ये सिद्ध किया। जबकि प्लेटो क्या कह रहे थे, समाज के लिए बिल्कुल ही निरर्थक है, किसी भी काम का नहीं है। ये शुरुआत ही इस चीज से करते हैं कि इसकी रहेगी। और जहां पर प्लेटो ने इसको नकल बताया, अरस्तु इसे पुनरुत्पादन का एक शब्द देते हैं। अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूं कि वो क्यों इसको अनिवार्य बता रहे हैं और पुनरुत्पादन बता रहे हैं। तो अरस्तु का एक ग्रंथ है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी काव्य शास्त्र, उसके 25वें अध्याय में वो बताते हैं कि जो भी कवि रचना करता है वस्तु जगत में से देख करके, वो तीन वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण करता है। यानी कोई भी कविता, वो कलाकार अगर उस रचना को रच रहा है, या फिर चित्रकार भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चित्रकार भी शब्द यूज किया है, जो मूर्ति वगैरह बनाता हो, या फिर वो तो चित्रकार नहीं हुआ, वो मूर्ति बनाने वाला कोई हो गया, ऐसे चित्रकार को भी आप रख सकते हैं। कला के अंदर जितनी भी चीज आती हैं उन सबको यूज करते हैं कला के लिए। पर मैं एक स्पेसिफिक लेके चल लेता हूँ, जो कि है रचना से मान लेते हैं हम लोग, नाटक इनके यहाँ पर प्रचलित था कला के माध्यम से। तो वो कहते हैं वो तीन चीजों में से किसी एक का क्या है, अनुकरण करता है। पहला, जो वस्तु जैसी थी। अब आप देखना, ये जो तीन मैंने यहाँ चीज बताई है, वो तीन चीज इसी से मिलेगी, पर लेकिन लास्ट वाली चीज नहीं मिलेगी, बस शुरुआत की दो वहीं से मिल जाएगी, अनुकरण से। जो वस्तु जैसी थी, परम सत्य मैंने आपको यही बताया था कि जो वस्तु जैसी विचार में है, या जैसी उसका जो रूप है, वस्तु जैसी है, उसको बताते हैं जो वस्तु जैसी थी, यानी वो जैसी है। दूसरे पॉइंट से आपका पहला वाला पॉइंट जो है साफ हो जाएगा। दूसरा क्या है, उन्हें जैसा कहा या माना जाता है। वस्तु पहले तो जैसी थी, वो तो एक पहली चीज हो गई परम सत्य वाली जो यहाँ बताया। दूसरा, जैसी उनकी चीजें आभास हो रही है, इसी से रिलेटेड ये है कि जैसा उस वस्तु को वो लोग कहते हैं या समझते हैं, अपने हिसाब से जो चीजें वो समझ रहे हैं, बेशक वो हो कुछ और, पर उनकी जितनी समझ में आ रही है वो क्या होगी, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है, उन्हें जैसा होना चाहिए। तो ये तीसरी चीज जो है इस वाले चीज से अलग है। यहाँ लिखा था वस्तु जगत का प्रतिबिंब कला जगत है, पर यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि उन्हें जैसा होना चाहिए।
तो ये एक आदर्शात्मक स्थिति हो गई है जहाँ पर वस्तु जैसी थी वो तो एक अलग चीज़ है, पर उसे किस तरीके का होना चाहिए, ये जो कवि का जो माइंडसेट होता है, ये वाला पहली बार जो इस तरीके से अनुकरण को जो देखा, अरस्तू ने देखा। अब आप खुद ही सोचिए, अनुकरण हम किस वस्तु का कर सकते हैं? केवल उस वस्तु का जिसे हम देख सकते हैं। जिस चीज़ को देख ही नहीं सकते उसका अनुकरण करना पॉसिबल नहीं है। तो शुरुआत की 2 चीज़ों को क्या है हम अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु जैसी है वो हमें दिख रही है, उसका अनुकरण हो सकता है। और दूसरी चीज़, वस्तु जैसी कही या मानी जाती है उसका भी अनुकरण हो सकता है। पर तीसरी चीज़, वस्तु जैसी होनी चाहिए, यानी वो भी वैसी है नहीं। अब जो चीज़ है ही नहीं उसका अनुकरण करना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इस चीज़ को अरस्तू बताते हैं कि ये जो अनुकरण से दूर है, ये क्या है, पूरी तरीके से अनुकरण नहीं है। आपको याद होगा कि प्लेटो के इस तीसरे चरण में मैंने आपको बताया था कि वो वस्तु जो दूसरे चरण में थी उसको देखकर ही तीसरे चरण में उन्होंने इसे ढाला था। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं। वो यहाँ पर एक तरीके से उस चीज़ को क्रिएट किया जा रहा है, उसे बनाया जा रहा है दोबारा। तो यहाँ पर अरस्तू क्या है, प्लेटो से अलग सिद्ध होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो कला है कई बार पूरी की पूरी कल्पना पर आधारित होती है। बिल्कुल कल्पना करी उन्होंने और उस चीज़ को वहाँ पर ढाला है, वो चीज़ जगत में है ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर वो एक तरीके से सृजना करता है कवि, जो चीज़ वस्तु जगत में है ही नहीं उस चीज़ की सृजना करता है। तो ये अनुकरण के जो चीज़ वो बोलते हैं कि केवल अनुकरण है, ये अनुकरण से आगे चले जाते हैं और कहते हैं कि ये वस्तु का या वस्तु जगत का केवल अनुकरण मात्र नहीं है, उसका पुनर्उत्पादन है। उसमें जो कमियां हैं जगत के अंदर उसको भी भरने का काम कौन करता है, कवि करता है। उसको एक आदर्श रूप में लेकर के जाता है, उस वस्तु को जैसा होना चाहिए। अरस्तु इसी चीज में बताते हैं कि कवि जो होता है वो समाज में जो चीजें यथार्थ है, जगत में यथार्थ में हमेशा कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती है। जो भी वस्तु जगत में वो देखता है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, वो अपूर्ण होती है। और उसी चीज को पूर्ण करने का काम कौन करता है, ये कवि करता है। उसी चीज को पूर्ण करने का काम एक रचनाकार करता है, कलाकार करता है। और वो कैसे करता है, अपनी कल्पना के माध्यम से, और उस चीज को कैसा होना चाहिए ये चीज वो दिखाता है। अब एक शब्द समझना आप, कार्य व्यापार, ये शब्द बहुत आएगा अरस्तु के में। तो इस शब्द का जो मतलब होता है वो है, पहला तो आप समझ सकते हैं उसके अंदर चरित्र आता है और दूसरा आती है भावना। चरित्र का जो संबंध है वो नैतिकता से है, कि समाज में जो भी नैतिक चरित्र पाए जाते हैं उनका उसमें दिखाना। दूसरा है भाव, कि जो व्यक्ति असल में फील करता है अपने मन में, भावना से संबंधित है वो चीजें, तो वो आ गई मनुष्य की भावनात्मक चीजें। और तीसरा है कार्य व्यापार, उसी से रिलेटेड है। तो ये तीनों चीज मिल करके क्या बनाते हैं, एक समस्त मानव का जो जीवन है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस शब्द की व्याख्या बूचर करते हैं। तो अरस्तु का कार्य व्यापार जब भी वो बोले तो इसका मतलब यही है कि वो मनुष्य के समस्त जीवन को इसके अंदर ढाल रहे हैं। कार्य व्यापार ये एक्शन कह सकते हैं कि जो भी चीजें वो करता है जीवन जीने के लिए, तो वो सभी इसके अंदर आते हैं। और इन्हीं चीजों को क्या है, कविता के अंदर दिखाया जाता है, या इन्हीं चीजों का अनुकरण भी किया जाता है। और अनुकरण केवल ये कोरा अनुकरण नहीं है, उसको क्या है, उन्हें जैसा होना चाहिए, आदर्श, तो आदर्श की स्थिति में ले जाने वाला कुछ, या उसमें कुछ और ऐड ऑन करना, अनुकरण के सिद्धांत को और आगे लेकर के जाता है। अब बूचर क्या करते हैं, अरस्तु के इस सिद्धांत को 4 चरण में रख देते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अरस्तु का सिद्धांत है क्या। सबसे पहले वो बताते हैं कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन है, यानी वस्तु जो भी चीजों की कला कर रहा है वो जो मूल रूप में जैसी भी है उसको क्या है, फिर से उसका पुनरुत्पादन करते हैं, पहली चीज में। दूसरी चीज, वो जो मूल रूप का वो जो पुनरुत्पादन कर रहा है, वो जो मूल रूप का पुनरुत्पादन कर रहा है वो पूर्णतः उसी रूप में नहीं होती जैसा उसको आभास होता है कि ये वस्तु ऐसी है, यानी उसकी ज्ञानेंद्रियों को जैसा प्रतीत होता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब आंख, और जितनी भी चीजों से हमें बाहर की चीजों के बारे में पता लगता है, ठीक है, चाहे वो हमारी स्मेल से पता लगे, टच से पता लगे, ज्ञानेंद्रियां, आप समझते होंगे ज्ञानेंद्रिय क्या है। तो उस ज्ञानेंद्रियों को जो चीजें प्रतीत होती है, जैसा उसे आभास होता है, जैसा उसे आभास होता है कि वो कैसी है, तो उसी चीज को वो लोग दिखाते हैं बजाय मूल रूप को। मूल रूप वो उससे अलग होता है, मूल रूप के बजाय वो ज्ञानेंद्रियों को जैसी चीजें प्रतीत होती है वो दिखाते हैं। तीसरी चीज, वो सामान्य पक्ष को दिखाते हैं। सामान्य पक्ष मतलब कि आप ऐसे समझिए,
कोई कवि जब रचनाएं करता है तो वो व्यक्ति विशेष की रचनाएं नहीं करता, और ना ही कोई अपनी पर्सनल चीज के लिए करता है। वो ऐसे विषयों को चुनता है और ऐसी चीजों को दिखाता है जो सामान्य पक्ष हो, सबके लिए बराबर हो, एक जैसा हो, ताकि सब लोग उससे कनेक्ट कर पाए। ये आप साधारणीकरण जिसे कहते हैं, उससे आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो उन चीजों को इसमें दिखाया जाता है। ये कार्य व्यापार से संबंधित है और इसके अंदर केवल उन्हीं एक्शंस को, कार्य व्यापार को दिखाया जाता है जो कि क्या है, सामान्य है, ज्यादातर लोगों में वो चीजें पाई जाती हो, ताकि जब उस चीज की रचना करी जाए तो लोग उससे कनेक्ट कर पाए, उसे अपने आप को उससे जोड़ पाए। आखिरी और चौथी चीज है वो क्या है, आदर्शकृत प्रतिरूपण, कि जो भी वो चीजें बना रहा है या लिख रहा है, कला के अंदर जितनी भी चीजें आती है उसको आदर्शकृत करना, कि उसका कैसा रूप होना चाहिए, लास्ट में इसे ढाल देते हैं और यहीं पर ही क्या है, वो अनुकरण से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये है अरस्तू का अनुकरण का सिद्धांत। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो वीडियो में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए सॉरी चाहूंगा। पर अगला जो वीडियो होगा अरस्तू के विरेचन सिद्धांत पर होगा, और इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक पीडीएफ दे दूंगा जिसके अंदर ये जो किताब है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जहाँ से मैंने देख करके बनाया है इस वीडियो को, आपको वो सारे पॉइंट उसके अंदर मिल जाएंगे। और इन चीज़ों को अगर आप और आज ज़्यादा आगे डीप में समझना चाहते हैं तो उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। और जिन लोगों को सामान्य रूप से समझना होता है, थोड़ा बहुत ही लिखना है पेपर में, उनके लिए जितना मैंने समझाया इतना ही लिख दोगे, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।